समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ से दिखाते हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए थे और आप उसी वीडियो से इस वीडियो पे आए हो। मतलब ये है आपकी फुल्ली एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में मैंने आपके लिए चीज़ों को रखा है, जहाँ पे मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला सजेशन जो है, आप फर्स्ट ईयर में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मेरा हर सब्जेक्ट के लिए सजेशन है कि भाई आप पहला चैप्टर पूरा पढ़ो। ठीक है, पूरा रीड फुल चैप्टर एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। आप थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना है इसमें, ताकि आप जब हार्डवर्क करोगे तो चीज़ें आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी। तो पूरा चैप्टर पढ़ लो। उसके बाद भी अगर आपको नंबर चाहिए और कम टाइम बचा है, भाई कल एग्जाम है आपका, परसों एग्जाम है, एक दिन पहले भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका सब क्लियर होगा और पूरे नंबर अराउंड 20 नंबर का होता है, जिसमें से एटलीस्ट आपके 10 के ऊपर मार्क्स होंगे। ठीक है, 10+ मार्क्स आपके आने हैं। तो चलो फटाक से बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मैंने हाइलाइटर्स भी हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, उसकी चिंता ना करो आप लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता रहूंगा बीच बीच में। अब आ जाओ बात कर लेते हैं फटाक से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग ओएस जानते हैं। आपका मोबाइल है, उसमें एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस होता है, जो आईफोन चलाते हैं बड़े बड़े लोग, उसमें भी एक आईओएस नाम का आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी चलना नहीं है। आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, मगर उसके अंदर ना तो ऐप चलेंगे, ना तो आपका पबजी, ना तो आपका वीडियो चलेगा, ना तो आप यूट्यूब पे अच्छे वीडियो देख पाओगे, ना गाने सुन पाओगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे हमारा सारा काम हो। एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन चल रही है भैया, उसको प्लेटफॉर्म दोगे ना, उसको पटरी दोगे ना, तभी तो चलेगी। तो उसी पटरी का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं डेफिनेशन वाइज, जो आपको लिखना है वहां पे लिखिए भी सकते हो, मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं है, बट चीजों को अगर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एन ओएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। इसको समझते हैं, एक आइसक्रीम लेते हो 10 वाली चोकोबार, उसके ऊपर एक लेयर रहती है चॉकलेट वाली, वो हमारी है सॉफ्टवेयर। अंदर जो हमारी आइसक्रीम रहती है वो थोड़ा सा हार्ड होती है, क्योंकि मोटी होती है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर मतलब ऊपर वाली आइसक्रीम की लेयर, ठीक है, दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर ये जो बड़ी आइसक्रीम है हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको मैनेज कर रही कौन, ये। ठीक है, ऊपर की। अब देखो सेकंड पॉइंट है एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसके बीच में तीसरा बंदा, तो उसका काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यूजर, जो कि अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आप यूजर हो गए, और कंप्यूटर का हार्डवेयर, तो बीच में जो इधर की इंफॉर्मेशन उधर दे रहा है, उधर की इंफॉर्मेशन इधर दे रहा है, वो होता है इंटरमीडियरी। क्लियर है। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। पर्पज ऑफ ओएस इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट एंड इफिशियंट मैनर। कन्वीनियंट मतलब होता है आसानी, इफिशियंट मतलब होता है और आसानी, मतलब और अच्छे तरीके से ज्यादा आउटपुट ले सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ये पॉइंट भी क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट था। ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी थे, बट ये अगर समझ गए हो, आइसक्रीम वाला एग्जांपल, ये दूसरा आपका बात को इधर उधर करने वाला एक आदमी। ठीक है, अब देख लो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन फिक्स है यार, चाहे वो 2 का है चाहे 10 नंबर का है, तो ये पूरा पढ़ना है। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है इतने पढ़ने में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएस, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कन्वीनियंस, इफिशियंसी, एबिलिटी टू इवॉल्व। याद करने का तरीका, पबजी खेले हो, पबजी में एस होती है कोई रैंक, तो एस, या ताश खेले हो उसमें एसीई, एस, तो ए से क्या हो गया, एबिलिटी टू इवॉल्व, सी से कन्वीनियंस, ई से इफिशियंसी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है। अब आ जाओ फंक्शन क्या होता है। अगर इसका मतलब बताऊं तो कन्वीनियंस मतलब ऑलरेडी बता दिया हूं, इजी। ठीक है, इजी टू वर्क। इफिशियंसी मतलब मोर आउटपुट, मोर इफिशियंट आउटपुट। ठीक है, एबिलिटी टू इवॉल्व। ठीक है, क्लियर है तीनों चीज कि अपने आप को चेंज करता रहता है, एबिलिटी टू इवॉल्व। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ एन ओएस। फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपका जो मोबाइल में है उसके। देखो भाई, अगर बात करें फंक्शन की तो इसको याद करने का तरीका ये है, बट पहले इस पे काम कर लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी मैनेज करता है। ठीक है, मेमोरी मैनेज करता है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी और मेन मेमोरी। अब इसको याद करने का तरीका भाई देखो, एक मैंने कहा क्या है, आपका फंक्शन जो होता है वो इसका मेमोरी मैनेजमेंट में 4 चीज होती हैं। एलोकेट्स, दूसरा डी एलोकेट्स,
कीप ट्रैक, डिसाइड्स। भाई देखो मेमोरी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, भैया आप बड़े फाइल हो, आप इतनी मेमोरी ले लो, ठीक है। एलोकेट्स, एलोकेट्स मतलब मेमोरी को देना। अच्छा भाई आपका काम हो गया मेमोरी का, लाओ मुझे वापस करो मेरी मेमोरी, तो डी एलोकेट्स, ठीक है। तीसरा क्या है, कीप ट्रैक, कितनी मेमोरी ली हो, मैंने तुमको 200 MB बोला था, तुम 205 MB क्यों ले रहे हो, लाओ 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 वापस दो। तो एक तरह से कीप ट्रैक, ठीक है। और डिसाइड्स, अच्छा तुमको इतनी मेमोरी में दे रहा हूं, मतलब डिसीजन भी वही ले रहा है, ठीक है, तो डिसाइड्स भी आ जाता है आपका। तो ये चारों पॉइंट्स जो है सब में यूज होंगे। तो आपका मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी और मेन मेमोरी, जिसमें 4 पॉइंट्स, एलोकेट्स मेमोरी, डी एलोकेट्स मेमोरी, कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी एंड डिसाइड्स मेमोरी, कि किसको कितना मिलना चाहिए। फिर क्या प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर भाई बिल्कुल वही प्रोसेसर शेड्यूलिंग का काम है। फिर एलोकेट्स कि भाई इतना प्रोसेसर ले लो, डी एलोकेट्स प्रोसेसर का काम तुम्हारा खत्म हो गया, तुम दूसरे को दो भाई, उसको भी जरूरत है ना। प्रोसेसर में एक लोग गेम खेल रहे हैं तो गेमिंग वाले को ज्यादा प्रोसेसर की जरूरत है, देन एक वीडियो चला रहा है कोई कुछ कम काम कर रहा है जो कि ज्यादा हैवी वर्क नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह डिवाइस मैनेजमेंट 4 पॉइंट उसमें भी यही आते हैं, और फाइल मैनेजमेंट उसमें भी 4 पॉइंट ही आते हैं। बस समझो एलोकेट्स मतलब देना, डी एलोकेट्स मतलब लेना, ठीक है, और कीप ट्रैक मतलब कि हाँ भैया हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं कि इतना तुमने लिया है, इतना तुमने लिया है, इतना तुमने, इतना तुमने, इतना तुमने, तो उस तरीके से डिसाइड्स, ठीक है, डिसाइड भी करता है कि हाँ तुम्हें इतना ही लेना है। कीप ट्रैक मतलब लिखता रहता है, हाँ भैया तुमने इतना लिया, ठीक है, तुम्हारे बगल वाला इतना लिया, ठीक है, तुम्हारे वाला बगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब ये फंक्शन को याद करने का तरीका, मेरा पीडीएफ, भाई पीडीएफ इसकी भी मांगोगे तुम, तो मेरा पीडीएफ, एम पीडीएफ, एम से क्या हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, पी से क्या हो गया प्रोसेसर मैनेजमेंट, डी से क्या हो गया डिवाइस मैनेजमेंट, एफ से क्या हो गया फाइल मैनेजमेंट। तो याद करने का तरीका ये बेस्ट है, ठीक है। अब आ जाओ एल्गोरिदम की बात करते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब भैया जैसे आपको कॉलेज जाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उठोगे बिस्तर से, मान लो सुबह 5 बजते हैं तो आप उठते हो, चप्पल पहनोगे, चप्पल पहन के फ्रेश होने जाओगे, फ्रेश होने के बाद आओगे, ब्रश करोगे, खाना खाओगे, कपड़े पहनोगे, नहाओगे, पहले नहाओगे फिर कपड़े पहनोगे, ठीक है। तो नहाने, कपड़े पहनने, उसके बाद कॉलेज की बुक, कॉपी, बैग रेडी करोगे, साथ में मोबाइल, क्योंकि मोबाइल कभी नहीं भूलना है ना, तो मोबाइल रखोगे, और फिर कॉलेज के लिए घर से निकलोगे, अगर ऑटो से जाते हो तो ऑटो से जाओगे, नहीं तो अपनी बाइक या कार, ठीक है। वैसे कार है क्या आपके पास, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि आप उठने के बाद क्या क्या कर रहे हो, उसको एक लाइन में अगर लिखते हो तो वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाता है, which describes the steps to be followed to get the solution of a problem। अब भाई आपको सुबह जाना है तो आप क्या करोगे, अच्छा सबसे पहले उठूंगा, चप्पल पहनूंगा, चप्पल पहनने के बाद, तो इसको जो तुमने बनाया यही चीज आपका एल्गोरिदम होता है। अब उस फॉर्म में, अगर कंप्यूटर के फॉर्म में कहा जाए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which describe the step to be followed to get the solution of a problem। भाई कोई एक प्रॉब्लम, मान लेता कॉलेज जाना आपकी एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं है क्योंकि मजा ही आता है कॉलेज में, क्यों, कैन बी फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। भाई देखो एल्गोरिदम फाइनाइट होती, इनफाइनाइट नहीं होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कैन बी फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मत छोड़ना, जितना बता रहा हूं अगर सब करके जाते हो ना अराउंड 20 में 10+ आपके पक्का है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, भाई एक इनपुट होना ही होना चाहिए, ठीक है। 0 इनपुट से आपका भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, 0 इनपुट नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर एक इनपुट दोगे तो भाई इतना भी पक्का है, एक इनपुट आना ही आना, एक या एक से ज्यादा। डेफिनेटनेस डेफिनेटनेस मतलब कि डेफिनेट होना चाहिए, परफेक्टली क्लियर एंड अनएम्बिगियस, ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली क्लियर एंड अनएम्बिगियस, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, इफेक्टिवनेस, ईच ऑपरेशन शुड बी इफेक्टिव, दैट इज पेपर, पेंसिल, एग्जाम्पल एंड फाइनाइट टाइम। मतलब कि एक, मतलब जो ऑपरेशन है, जैसे आप अगर इसको इतना इजी होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आप पेपर पेंसिल पे जो चीज लिखो वो वहां हो जा रही हो, ठीक है, एग्जैक्टली यही मतलब है इसका। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाना, एक टाइम के बाद, मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, एक टाइम के बाद, एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल आर कोडिंग फ्रॉम क्वांटम, भाई साहब ये जो है एल्गोरिदम के, आपको अगर पूरा, अगर ये चैप्टर पढ़ते हो पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा आपका पीपीएस बेस्ड है एल्गोरिदम पे और कोडिंग पे। तो कोडिंग एल्गोरिदम पे एग्जांपल्स मैं आपको भी बता दूंगा न्यूमेरिकल,
और कोडिंग, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस पे चलते हैं। अगला क्या है, हायरार्की ऑफ डिफरेंट मेमोरीज, ऑल स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर, ठीक है। ऑल स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं हायरार्की ऑफ डिफरेंट मेमोरीज, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, ये देखो यही चार्ट है मेन, ठीक है। रजिस्टर्स, कैश और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। याद करने का तरीका तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, आप जरूर बना लेना, या तो मैं आपको बना दूं, 1 मिनट वेट। ओके, तो देखो फटाक से बन गया, ठीक है, मैंने आपके लिए बना दिया। इसको याद करने का तरीका, रावण चाहे मेरी सीता, रजिस्टर्स, कैश, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखो भाई मैं रामायण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो राम जी कह रहे रावण चाहे मेरी सीता, उसकी ये हिम्मत, तो उसी तरह आपको मेमोरी को भी डिवाइड कर देना है। देखो रावण क्या है, देखा जाए तो रावण क्या है, कमजोर है, ठीक है, इसलिए स्टोरेज क्या है इसका कम है। और उसके नीचे आया जाए तो सीता माता भी जो है थोड़ा मतलब स्ट्रांग है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब है उनके पास, इसलिए स्ट्रांग है, इसलिए आपका स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। रावण को बड़ा टाइम लगा था यार सीता माता को ले जाने में, तो इसी तरीके से याद कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं आपको बेस्ट तरीके से बताने की। अब देख लो, अगर बात करते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल मेमोरी यूनिट होते हैं। स्पेशल मेमोरी यूनिट स्पीड अप द रेट ऑफ इन्फो ट्रांसफर यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन टेम्पररी बेसिस। मतलब स्पेशल मेमोरी यूनिट होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, रेट ऑफ मेमोरी को बढ़ा देती हैं। मतलब एक तरह से क्या कहें कि रेट ऑफ इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को, जैसे आप वाईफाई पे ट्रांसफर करते हो, ब्लूटूथ पे ट्रांसफर करते हो, उसी तरह रजिस्टर्स जो होते हैं आपके काफी हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कैश क्या होता है। सीपीयू यूजेस इट, कौन यूज करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक्सेस्ड ओवर एंड ओवर अगेन मेमोरी, ये बार बार भाई कैश आप बार बार क्लीन करते हो। याद करो जब आप किसी ऐप को देर तक टैप करो, उसमें ऑप्शन आता है क्लियर कैश, तो आप बार बार क्लियर कैश करते हो, क्योंकि जैसे आप क्लियर करके आओगे ना, और आई थिंक 2 मिनट बाद जाके देखोगे फिर से वहां पे कैश मिल जाएगा आपको। मतलब कि एक्सेस्ड ओवर एंड ओवर अगेन मेमोरी, इन्फो पुट इन कैश फॉर फास्ट एक्सेस। भाई देखो यही रीजन है कि कैश में जो आपकी डेटा जाता है वो फास्ट एक्सेस के लिए होता है, ठीक है, आपको फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी। अब अगर बात करते हैं मेन मेमोरी क्या है, ऑल्सो नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या है, नीड्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पावर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन। भाई जैसे ही आप लाइट ऑफ करोगे, रैम का जो भी डेटा रहेगा खल्लास, बिल्कुल आप अगर वापस आते हो तो आपको नहीं मिलने वाला है, बल्कि रोम में मिल जाता है वो, ठीक है। फिर पावर लॉस्ट तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, ठीक है, तो है मेरे थोड़ा सा कम क्लियर लिखा, पावर लॉस्ट तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, ये चीजें याद रखो, ये भी आपका खत्म होता है यहाँ पे। अब सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो पावर लॉस्ट तो इंफॉर्मेशन नॉट लॉस्ट इसमें, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एंड परसिस्टेंट इन नेचर, अलाउज अ यूजर टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा तो भाई सब करते हैं, एग्जांपल देख लो, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स। तो इतना लिखना है, नंबर मिल जाता है। आप थोड़ा सा अगर बढ़ा चढ़ा के लिख देते हो तो इट्स बेटर, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, यूजर्स। इनको आप चाहो तो अच्छे से पढ़ लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, इन सबको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको एक काम करो, आप क्वांटम से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं बताया है। तो आपके हार्डवेयर में देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसको एक बार देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है बार बार। अब आ जाओ कंपाइलर पे। अगर बात करें कंपाइलर क्या होता है, तो इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइलर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखा जाए सेकंड पॉइंट क्या है, चेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट्स, रेंजेस, एरर्स एक्सेट्रा। कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट, रेंजेस, एरर्स, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर। कंपाइलर में मेन दिक्कत ये है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है बहुत ज्यादा होता है। ऑक्युपाइज अ लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी, ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करता है। भाई जब इतना काम कर रहा है बंदा तो ज्यादा मेमोरी लेगा ही है ना। हाँ, जब आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा खाना खाओगे ना, वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है। स्लो स्पीड एंड लो एफिशिएंसी इन मेमोरी यूटिलाइजेशन, इसकी स्पीड भी स्लो होती है और लो एफिशिएंसी इन मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है।
अब बात करते हैं कंपाइलर गोज थ्रू इंटायर HLL वंस और ट्वाइस देन ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन कोड। इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि ये पूरा कोड, जैसे मान लो आपका ये पूरा पेज में कोड है तो इसको फटाक से एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, कंपाइल करके आपको बगल में आउटपुट दे देगा। बल्कि उसका अपोजिट होता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, सेम काम है, ठीक है दोनों का। फिर क्या, इट ट्रांसलेट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम। एक करेगा फिर आउटपुट देगा, 2 करेगा फिर आउटपुट देगा, 3 करेगा, तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। रीड वन स्टेटमेंट ऑफ HLL प्रोग्राम, ट्रांसलेट, ठीक है, 10 सेकंड, देन लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत ही रिफाइंड वे में मैंने बताया है, तो समझ गए हो। नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट करो, मैं समझा दूंगा और थोड़ा सा, ठीक है। असेंबलर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मशीन कोड, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। यूजेस मेनोमोनिक सिंबल्स इजिली ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड्स। मेनोमोनिक सिंबल्स क्या होते हैं, जो इजिली ट्रांसलेट हो जाते हैं मशीन कोड्स में। अब अगर बात करें तो ये क्रॉस असेंबलर आपका 2 टाइप का होता है, 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर। इतना आपको लिखना है अगर आपको 2 नंबर में आता है, और अगर 10 में आता है तो आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर में मोस्टली यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो इन पे ज्यादा फोकस देना आपको। अब आ जाओ फटाक से बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम। भैया देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम की बात करें अगर, तो बेसिक स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है। सबसे पहले आपको अगर एल्गोरिथम मैंने कहा था ना, मैं बता दूंगा आगे में, तो वही मैं समझा रहा हूं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपको स्टार्ट लिखना है। सबसे पहले एल्गोरिथम में भाई आप उठोगे, मतलब डे स्टार्ट किया आपने, ठीक है, स्टार्ट पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंटर अ नंबर कैरेक्टर, एंटर अ नंबर कैरेक्टर। आपको कुछ एंटर करना है, इनपुट देना है ना, तभी तो आउटपुट आएगा। और उतना इनपुट देने के बाद आपको 2 चीजें पूछनी है भैया। इफ अगर ऐसा होता है तो, अगर मान लो अगर ऐसा होता है तो ये प्रिंट करो, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रिंट करो, और उसके बाद आपको स्टॉप दे देना है, ठीक है। अगर देखो भाई, ये चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, इनमें आपको करना क्या, अगर एल्गोरिथम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके 3 स्टेप जो हमेशा कॉमन रहेंगे, स्टार्ट, एंटर और स्टॉप। अगर इतना लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपको एटलीस्ट, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आता है कि देखो भाई इसके आएंगे क्वेश्चन से, इतना तो क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ी ना लिखने को आएगा एक क्वेश्चन, उसमें तो आपको स्टार्ट लिखोगे, एंटर नंबर लिखोगे, कोशिश करना। इफ क्या है, कर सकते हो यार, एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, ठीक है, एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। 10 में से आपको अगर ये 3 पॉइंट लिखते हो तो आपको 3 नंबर दे देगा, ठीक है। अब आओ बात कर लेते हैं आपके लिए 1.15 एग्जाम्पल, ठीक है। 1.15 देखो, 1.15 में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 11 एंड 50। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट, आपको स्टार्ट लिखना है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 11, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 11। फिर क्या, रिपीट स्टेप 3, 4, 5 व्हाइल ए इज इक्वल टू 50। व्हाइल ए इज इक्वल टू, जो इनका ए है वो 50 है, ठीक है, ए इनका यहाँ पे 50 है। और इफ ए इज डिवाइडेड बाई 3 बराबर बराबर 0, 2 बार इक्वल लिखे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो, इसीलिए बोलता हूं पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ो। फिर सम क्या होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए की वैल्यू क्या है 11। फिर इंक्रीमेंट ए, फिर प्रिंट द सम, क्योंकि ये तीनों स्टेप 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये आपके रिपीट होंगे 3, 4 बार। उसके बाद प्रिंट द सम, स्टॉप, ठीक है। ये क्लियर है, ये बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, इसे देख लेना। और अगला एग्जाम्पल बात करें 1.17 देखो क्या है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ऑल्सो ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर द सेम। देखो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पहला स्टेप, और लास्ट स्टेप होता है गो टू स्टेप 4, क्या है, चेक, ये है। फिर लास्ट में इनको स्टॉप लिखना चाहिए था, ठीक है, तो स्टॉप का मत भूलना, स्टॉप पे भी मिलता है। फिर क्या, इनपुट द नंबर नम। फिर इनिशियलाइज, मतलब इफ वाला आ जाता है केस कि ये ऐसा करो, इफ इनिशियलाइज करो कि i इज इक्वल टू 1। फिर चेक i जो है आपका बड़ा है 10 से, इफ यस देन स्टॉप, एल्स गो टू स्टेप 5। फिर प्रोडक्ट क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर इनटू i, ठीक है, राइट प्रोडक्ट। फिर इंक्रीमेंट दैट i इज इक्वल टू i प्लस 1, गो टू स्टेप 4, ठीक है। ये बहुत ही मस्त चीज है, अगर इसको समझ लेते हो। नहीं होता आपसे तो मैं आपको वीडियोस पिन कर दूंगा, क्योंकि अब इस वीडियो में यार इतना ज्यादा बताना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको एल्गोरिदम तो आता ही होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो और चीजों को सीरियसली लिए होगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मस्ती ज्यादा नहीं करनी है। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट की बात करें। देखो मैंने तुमको बेसिक बता दिया है, कुछ नहीं तो 3 नंबर तो पा ही जाओगे। अब मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, रीजन है उसके, क्योंकि बहुत कम टाइम है और कल आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम
ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। गिव्स हाउ टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, और तीसरी चीज है फ्रॉम नोट्स। तो मैंने नोट्स बना रखी है आपके लिए कुछ, तो मैं उसको आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो कहाँ लग गया भैया, ये देख लो फ्लो चार्ट का है। देखो सिंबल्स याद रखो, स्टार्ट के लिए आपको ऐसा बनाना है, एक तरह से ओवल शेप है, देखो ये, ठीक है। और इनपुट के लिए आपको हमेशा रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल, ठीक है। प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए आपका पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। और डिसीजन के लिए आपका ऐसे बनता है, देखो ऐसे। और कनेक्टर के लिए बेसिकली ये बहुत कम यूज होते हैं यार, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कनेक्टर का बहुत कम यूज होता है, बट जाने रहो। और फ्लो लाइंस के लिए आपका ये होता है, ये मतलब कि आपके ये जो है यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे जो है यूज होते हैं, ये कनेक्टर आपके, ये आपके कनेक्टर हैं, ये आपके कनेक्टर हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। अब इतना अगर क्लियर हो गया है तो ये आपका फ्लो चार्ट का मेन था। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कन्वर्ट अपर केस ऑफ अल्फा टू लोअर, तो ये सब हमारे टाइम पे कराया गया था, तो वही मैंने आपको शो कर दिया है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं स्टोरेज क्लास इन सी। देखो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना फिक्स है, इनमें से क्वेश्चन आना है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज क्लास इन सी के बारे में। एसोसिएटेड विथ अ वेरिएबल व्हिच डिसाइड्स what would be default value, its storage, life of variable, scope of variable, ठीक है। अब देखो क्या है, एसोसिएटेड विथ अ वेरिएबल के साथ ही एसोसिएट होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या होगी डिफॉल्ट वैल्यू, उसका स्टोरेज कहाँ होगा, उसका लाइफ क्या होगा और उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका, देखो ये सबके साथ होने वाला है, ऑटोमेटिक में रहेगा, रजिस्टर में रहेगा, और आपका स्टैटिक में रहेगा और एक्सटर्नल में रहेगा, ये चारों में रहेगा। तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका कैसे हो गया, मान लो आपका कीवर्ड आएगा सबसे पहले। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास 4 टाइप के होते हैं, पहले याद कर लो। स्टोरेज क्लास इन सी 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर और स्टैटिक और एक्सटर्नल। याद करने का तरीका EARS, ईयर्स स्टोरेज क्लास, ठीक है, ईयर्स, एक्सटर्नल, ऑटोमेटिक, रजिस्टर और स्टैटिक, ठीक है। क्लियर है? ओ शिट यार, EARS, ठीक है, क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। अब इनके जो ये मेन पॉइंट्स हैं, जैसे ये है कीवर्ड, ऑटो, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्टोरेज मेमोरी क्या है, तो इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें क्या थोड़ा सा ट्रिक बनाया है मैंने। तो एक इंसान है, वो कह रहा है कि तुम मुझे नॉलेज दो और बदले में मेरी सारी संपत्ति, सब संपत्ति लो, ठीक है, मुझे नॉलेज दो, सब संपत्ति लो। तो इंसान कह रहा है अच्छा लाओ दो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, नॉलेज हो गया कीवर्ड, डी से हो गया डिफॉल्ट वैल्यू, एस से हो गया आपका स्टोरेज, स्कोप ऑफ वेरिएबल, एल से हो गया लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, डी से क्या हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है। इन चारों में देख लिया जाए तो ऑटोमेटिक में कीवर्ड ऑटो होना है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज देखो इसकी होगी, रजिस्टर की होगी, और बाकी इन दोनों की 0 होगी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब अगर बात करें स्टोरेज कहाँ होगी? मेमोरी में होगी। इसकी स्टोरेज आपकी रजिस्टर ऑफ सीपीयू में होती है, पिछले कॉन्सेप्ट से बताया है मैंने आपको। स्कोप क्या होता है? लोकल टू ब्लॉक। लाइफ ऑफ वेरिएबल क्या होती है? टिल कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। इतना आपको अच्छे से करना है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसको याद करने वाली चीजें हैं, ज्यादा समझने वाली क्या है आपको समझ लो। कीवर्ड क्या है? रजिस्टर है इसमें, ठीक है। कीवर्ड आपका वही हो जाता है, स्टैटिक में स्टैटिक है, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही छोटी छोटी हैं, आपको इनको क्लियर रखना है अपने माइंड में, कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो भैया यही है, इनको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, आप एक बार नोट्स बना सकते हो इसकी और पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके भी। अब आ जाओ डिफरेंस क्वेश्चंस पे। भाई डिफरेंस क्वेश्चन तो आना रहता है, क्योंकि 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलो फटाक से बात कर लेते हैं, लाइनक्स ओएस और विंडोज ओएस में क्या डिफरेंस है। लाइनक्स भैया एक ओपन सोर्स होता है, एक ये नॉट ओपन सोर्स होता है। इस ओपन सोर्स का मतलब समझ लो कि भाई कोई भी आके उसमें चेंजेस करके चला जा सकता है, ठीक है। कोई भी आके आपके उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज कर सकता है और चला जा सकता है। और विंडोज क्या है? नॉट ओपन सोर्स। भाई हर कोई चेंज नहीं कर सकता, ओनली एडमिन कर सकता है, जिसने बनाया है या जिसको अथॉरिटी है। अब बात करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइनक्स, जो कि ये कॉस्टली होता है, इसका पैसा पड़ता है। और इसका क्या होता है? फाइल नेम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। इसका फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, इसका नॉट केस सेंसिटिव।
ये मोर इफिशियंट होता है, ये लेस इफिशियंट होता है। ठीक है, अब चलो फटाक से बात कर लेते हैं हम लोग लिंकर और लोडर में क्या डिफरेंस है। लिंकर और लोडर, तो मेन फंक्शन क्या होता है, जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो आगे हमारे काम आए, एग्जीक्यूट हो, उन फाइल्स को बनाता है हमारा लिंकर। और लोडर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स टू मेन मेमोरी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेन मेमोरी में ट्रांसफर करता है। इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय कंपाइलर और असेंबलर, और ये क्या होता है, टेक्स इनपुट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बाय लिंकर। ठीक है, ये लिंकर से इनपुट लेता है। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। क्लियर होगा भाई, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये जान लो कि ये एल्गोरिदम इजी टू डिबग होती है या नॉट इजी टू डिबग होता है। फ्लो चार्ट को डिबग करना मतलब कि कोई भी शेप बना लिया तो उसको कट करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, बल्कि इसमें क्या है, एक लाइन ही कट करनी रहती है। ठीक है, फिर सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, हार्ड टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिदम थोड़ा हार्ड होता है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं एंड्रॉइड ओएस और विंडोज ओएस। तो विंडोज के बारे में जानते हो भैया, कुछ भी ये लोग फ्री नहीं देते हैं, और ओन करता है इसको माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, INC। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट INC। ये डेवलप्ड बाय गूगल LLC। आपका हमें एंड्रॉइड जो है गूगल के द्वारा बनाया गया है, और डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल। एंड्रॉइड आपके मोबाइल में होता है, आई थिंक किसी लैपटॉप में नहीं देखा होगा आपने। और क्या, डिजाइन फॉर PC ऑफ ऑल कंपनीज। ठीक है, और क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये चार्जेस फॉर द ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन का भी ये लोग चार्ज ले लेते हैं। अब जब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन, डेटा टाइप्स इन सी डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर अ डेटा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर टू यूज इन अ प्रोग्राम। इसे बहुत ही इजी वे में लिखा है तो क्लियर होंगे आपको। प्रिमिटिव डेटा टाइप इन C आर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड। तो इन चारों को एक बार जरूर देखना। ठीक है, अब आओ बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है, इज अ प्रोग्राम एंड रूटीन फॉर अ कंप्यूटर। रूटीन होता है ये और एक प्रोग्राम है। का टाइप क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो इसको आप लीव कर सकते हो, आपके कोर्स में ये दोनों हैं। ठीक है, सिस्टम और एप्लीकेशन। रैम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला पॉइंट, अगर फुल फॉर्म लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, फुल फॉर्म आप अगर लिखोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म लिखना है। अब बात करें, इट इज रीड और राइट मेमोरी यूनिट इन विच द इन्फो इज रिटेन्ड एज लॉन्ग एज देयर इज रेगुलर पावर सप्लाई। मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि रैम में जैसे ही पावर कट होती है वैसे इंफॉर्मेशन भी कट हो जाती है। पावर लॉस्ट तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, याद रखना। रोम क्या था, रोम इज यूज्ड फॉर रीडिंग और फेचिंग डेटा फ्रॉम इट। ठीक है, रीडिंग, फेचिंग, आई थिंक सी यहाँ पे मिसिंग है, फेचिंग डेटा फ्रॉम इट। द डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी, हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पे आपका हो जाएगा खत्म। स्काई वैल्यू क्या होती है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको समझने का बेस्ट हम आपको बता देते हैं। आपका जो कीबोर्ड होता है उस पर आपके जो नंबर्स लिखे रहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स रहता है और ABCD रहता है, F1, F2, F3 रहती हैं। ये जो कीज रहती हैं उनमें अगर जैसे हम आपको ये पता है क्या होगा कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर्स को ही रीड करता है, वो हमारे इनपुट को जो हम बोलते हैं उसको एज इट इज नहीं सुनता। पहले बाइनरी नंबर को कन्वर्ट होते हैं मशीन लैंग्वेज में तो कहीं आउटपुट आता है। तो सेम वे में आपका जो कीबोर्ड रहता है उनमें हर एक कैरेक्टर का, हर एक साइन का, हर एक की का एक नंबर असाइन रहता है। F1 का ये है, F2 का ये है, क्वेश्चन मार्क का ये है, हैश का ये है। तो इसका याद रखो, असाइंड 7-bit बाइनरी नंबर टू कोड 127 कैरेक्टर। तो अगर चाहो तो इनके स्काई कोड भी देख लो। आई थिंक मेरे पास होगी नोट्स, मैं स्काई कोड के बारे में अगर आपको बता दूं, बट ज़्यादा यूज़ नहीं आता। ठीक है, स्काई कोड का बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो स्काई कोड के बारे में जाने रहो, बाकी आई थिंक नहीं लिखा है मैंने, तो लीव कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्काई को हम लोग लीव कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा जाने रहो। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, स्कोप डिटरमाइंस द रीजन ऑफ द प्रोग्राम इन विच अ डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज विजिबल। टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। भाई देखो, अब बात कर लेते हैं, ये आपका था, यहाँ पे कोर्स आपका खत्म हो जाता है। इतने क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ तो आपके 20 में से एटलीस्ट 10+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है,
तो 20 में से 10 नंबर आ जाते हैं, तो आपको बचते हैं 20 के लिए और चेज करने रहते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो वो आगे के चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्रो टिप यही है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी छोड़ना मत, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप एल्गोरिदम में स्टार्ट लिखाते हो, एंटर अ नंबर लिखाते हो और एंडिंग में स्टॉप लिख देते हो, कुछ भी यहाँ पे कच 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 कुछ भी अपना कहानी बनाना लिख दो, तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे 10 में से आपको 5 नंबर मिल जाए। भाई हमारे टाइम में ऐसा हुआ था, हम लोगों को स्टेप मार्किंग के बहुत ही अच्छे नंबर मिले थे, उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं था और चीज़ों को समझा था कि हाँ ऐसे होता है, इसलिए स्टेप मार्किंग के मार्क्स हैं। और ये चैप्टर, रीड दिस चैप्टर थॉरली, मैं और चैप्टर नहीं बोलूँगा, ये आपका बेसिक है, इसको आपको थॉरली पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही है भाई इस चैप्टर 1 से। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, 30 मिनट से वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ। एंड अगर कोई भी डाउट है, किसी भी चीज की क्वांटम चाहिए, तो टेलीग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे @SmartEngineerBabu, ठीक है, @SmartEngineerBabu पे आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पे। वहां पे अगर कोई भी डाउट है, पर्सनल बात करना चाहते हो, तो आप मैसेज कर सकते हो, वॉइस भेज सकते हो, मैं वहां से आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा, बात हो जाएगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम कुछ भी होता है मैसेज करो, ठीक है। और इतना पढ़ के जाना भाई, इतना पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूं यार, मैं लिख के कह रहा हूं, अगर इतना पढ़ के जाते हो तो 20 में से आपके 10+ मार्क्स हैं, ठीक है। 10+ मतलब कि 15 तक पा सकते हो, क्योंकि कुछ चांसेस है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। तो 10 मार्क्स अगर पा जा रहे हो, इतना पढ़ने के 14 क्वेश्चन यार, 14 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना पढ़ लो, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगले पार्ट की भी वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एंडिंग में मिल जाएगी, वहां से भी आ जाओ और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू, बाय बाय।